ओके, सो टुडेज टॉपिक इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, समझते हैं इस बात को, है ना। पहले एक हेडिंग दो जरा, YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और हम निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ मैंने उस दिन भी बताई थी, आज फिर बता रहा हूं। जब हमने इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व किया था तो अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स बन रहे थे, उन स्पॉट्स को हम फ्रिंज नाम देते हैं। तो उन स्पॉट्स की जो थिकनेस है वो हमने निकालना है, और साथ में पोजीशंस भी निकालूंगा कि कितनी दूरी पर क्या चीज़ बनती है, मतलब पहला ब्राइट स्पॉट कितनी दूरी पे बनेगा, दूसरा ब्राइट स्पॉट कितनी दूरी पर बनेगा। तो ये सब कुछ कैलकुलेट करना होता है इसके अंदर। जो पढ़ाया था वो भी इंपॉर्टेंट था, जो पढ़ा रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो यहाँ पर मैं वो इंटरफेरेंस पैटर्न ना बनाकर सिंपल सी मतलब दो चार बातें लिखूंगा। हमने ये देखा था कि सबसे पहले हमने एक सोर्स लिया था, और फिर हमने सामने स्लिट्स बनाई थी दो, एक स्लिट यहाँ पर, एक स्लिट यहाँ पर मान लो, ठीक है, कुछ ऐसे। तो थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, थोड़ा फील के साथ करते हैं इसको, ठीक है। एक होल यहाँ पर कर दिया, एक होल यहाँ पर कर दिया। अब मैं वो वेव्स नहीं बना रहा हूँ, मैं सीधा सीधा मुद्दे पे आ रहा हूँ कि यार ये सामने स्क्रीन थी ना अगर, ठीक है, इतना तो कंफर्म है कि बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पर बना था एक ब्राइट स्पॉट, क्योंकि फेज डिफरेंस 0 है यहाँ के लिए, और पाथ डिफरेंस भी 0 है। यहाँ तो ब्राइट स्पॉट बना था। मैंने इस सेंटर से कुछ दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लिया P, और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको नाम दे दिया Y, ठीक है। और ऐसा बोला कि सोर्स से जो स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D है, ठीक है। दो स्लिट्स के बीच की जो सेपरेशन है वो स्मॉल d है। इस बात को समझना जरा, ठीक है। स्मॉल d का मतलब सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, कैपिटल D का मतलब सेपरेशन बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट। इसका मतलब अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐसे एक्सटेंड करूं यहां पर, और ऐसे एक्सटेंड करूं यहां पर, तो ये जो दूरी है, ये दूरी को मैं d बोल रहा हूं, है ना, स्लिट्स के बीच की दूरी को, ठीक है। बढ़िया। देखो यहां से अगर वेव इस P पॉइंट पर पहुंची होगी तो वो कुछ ऐसे गई होगी वेव फॉर्म में। मैं इसको सीधा दिखा रहा हूं, नियरली स्ट्रेट ऐसे, और जो वेव यहां से ट्रेवल करके गई होगी वहां पर, उसको कुछ ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, कुछ ऐसे। ये हटा रहा हूं D को 2 प्लेट के बीच में से, ताकि क्लैरिटी रहे डायग्राम में, ठीक है। वैसे नॉलेज के लिए लिख देता हूं यहां पर कि इसका मतलब स्मॉल d है, इतने पोर्शन का मतलब, ठीक है। इसकी नेमिंग कर देते हैं हम। इसको मैं नाम दे रहा हूं स्लिट 1 S1, और इसको नाम दे रहा हूं स्लिट 2 S2, और इसको नाम दे रहा हूं P। सेम वे में ब्राइट स्पॉट जहां पर बन रहा है, यहां पर इसको बोल देता हूं कि ये O है, ये A है, सॉरी ये तो नाम दे रखा है मैंने, ये है पॉइंट A और ये है B, ठीक है। तो यानी कि यहां पर अगर मैं डायमेंशंस लिखूं सारे के सारे, यहां पर AB का मतलब क्या है, स्मॉल d, ठीक है। यहां पर S1A इज इक्वल टू S1A इज इक्वल टू S2B, जो कि क्या है, कैपिटल D, ओके। चल ठीक है, बढ़िया। तो मुझे एक बात बता, PA की वैल्यू क्या होगी। मुझे लगता है कि ये PA की वैल्यू होगी अगर मैं Y में से, अगर मुझे PA निकालना है तो मुझे इस Y में से d/2 माइनस करना पड़ेगा। देख ये d/2 होगा ना, ये टोटल, सॉरी उल्टा लिख दे, यहां तक है ना d, ये यहां तक, ये d है, ये d है ना, d/2 ये रहा, d/2 ये रहा, तभी तो पाथ डिफरेंस 0 होगा। अरे मतलब मिड पॉइंट से ले रखा है ना मैंने, सेंट्रल ले रखा है। तो अगर मैं इस Y में से d/2 माइनस कर दूं तो ये दूरी आ जाएगी। तो PA को मैं क्या लिख रहा हूं, ये Y माइनस d/2 है, ठीक है। PB को क्या लिख सकता हूं, मेरे ख्याल से Y प्लस d/2, अगर आप चेक करो, Y तो ये रहा और प्लस d/2, है ना।
तुमने डायमेंशंस लिख दिए। अब देखो मैं यहाँ पर क्या निकालने लगा हूँ, पहले वो बता देता हूँ। मैंने जो ये पॉइंट P मार्क कर रखा है ना, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट है या डार्क स्पॉट है। आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग कि ब्राइट स्पॉट है या डार्क स्पॉट है, लेकिन हाँ मैं बता सकता हूं कि क्या कंडीशन हो कि ब्राइट मिल जाए, क्या कंडीशन हो कि डार्क मिल जाए। हमने लास्ट टाइम निकाला था 2n पाई और n लैम्डा वगैरह कि हाँ पाथ डिफरेंस इतना या फेज डिफरेंस इतना, तो यहां पर एक ब्राइट स्पॉट मिल सकता है ना। मैं यहां पर यह चीज निकालने की कोशिश करूंगा कि सेंटर से पहला ब्राइट स्पॉट कितनी दूर होगा, सेंटर से दूसरा ब्राइट स्पॉट कितनी दूर होगा, सेंटर से तीसरा ब्राइट स्पॉट कितनी दूर होगा। सेम वे में मैं ये निकालने की कोशिश करूंगा इस एक्सप्रेशन में कि सेंटर से कोई मुझे बोले कि यार यहां पर यार बहुत सारे फ्रिंजेस बनेंगे, चौथा ब्राइट फ्रिंज कितनी दूर बनेगा, तो मुझे नहीं पता, उसके लिए मुझे एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। मैं ये तो बता सकता हूं ना कि ब्राइट स्पॉट बनने की कंडीशन क्या है, उसके लिए तो मुझे पता है फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए या 2n पाई की फॉर्म में आना चाहिए। लेकिन कोई अगर मुझसे पूछ ले कि पहला ब्राइट स्पॉट कितनी दूर बनेगा सेंटर से, तो वो मैं नहीं बता सकता था अब तक, तो वही चीज मैं निकालने लगा हूं। तो पहला काम तो ये डायग्राम बनाओ जल्दी से, ठीक है। ये एक छोटा सा सेटअप है YDSC का। अब हमको पता है कि यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है, लेकिन हम वो दिखाएंगे नहीं। यहाँ पर हम सीधा बोलेंगे कि यार दो वेव सुपर इम्पोज करके यहाँ पर कुछ ना कुछ बना रही है। इस डायग्राम को जल्दी से बनाओ, कंस्ट्रक्ट करो। दिस इज YDSC सेटअप। इतना काम करो जल्दी से। सभी के सभी डायमेंशंस मैंने यहाँ लिख ही दिए, ठीक। ये यहां पर क्या है, स्क्रीन। ये भी बोल देता हूं कि जो S1P है, अगर ये x है तो S2P क्या होगा, मेरे ख्याल से x प्लस डेल्टा एक्स होगा। कुछ दूरी फालतू होगी इसके अंदर, है ना। ये x तो ये x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। लिख देता हूं यहां पर कि पूरा फील लेके करते हैं इसको, एक्सप्रेशन को। मैं बोल रहा हूं यहां पर फ्रॉम फिगर S1P is basically what? S1P is basically x and S2P क्या होगा, x प्लस डेल्टा एक्स होगा। बढ़िया। तो अगर मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है तो मुझे यही करना पड़ेगा ना, S2P में से S1P को सब्ट्रैक्ट कर दो, S2P में से S1P को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। ऐसा करके मुझे मिल जाएगा क्या, डेल्टा एक्स। तो मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर ऐसे, S2P माइनस S1P। फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा हूँ इसको, जल्दी से इतना नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। ओके तो मेरा ना मेन मोटिव ये है कि मैं पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करूँ, डेल्टा एक्स को निकाल लूँ। अब यहाँ पर मुझे समझ आ रहा है कि मैं S2P माइनस S1P करूँगा तो मुझे डेल्टा एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी, तो ठीक है। अब हमारा मेन मोटिव है कि हम S2P और S1P को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, ठीक है। पहले हम S1P को कैलकुलेट करते हैं। S1P मुझे ना एक ट्रायंगल में नजर आ रहा है, मैं ट्रायंगल शेड कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। समझाने के लिए मैं ट्रायंगल को शेड कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ट्रायंगल S1AP एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर ध्यान से देखो आप, इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं लिख रहा हूं यहां पर टेकिंग अ ट्रायंगल S1AP। इस राइट एंगल ट्रायंगल में S1P एक हाइपोटेन्यूज है जो कि किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि PA स्क्वायर प्लस बेस कितना बेटा, S1A के स्क्वायर के इक्वल होगा। कई बार समझ आई सबको, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। PA स्क्वायर की वैल्यू, PA कितना है बेटा, y माइनस d/2। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर y माइनस d/2 का होल स्क्वायर प्लस S1A कितना है, D कैपिटल D प्लस कैपिटल D का स्क्वायर, है ना। और यहां पर इससे मुझे क्या मिलेगा, S1P का स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, यहां से मैं D स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस y माइनस d/2 का स्क्वायर। इसके नीचे कहीं इसमें कहीं d तो था नहीं, तो इसलिए इसके अपॉन में क्या चला जाएगा, d स्क्वायर चला जाएगा। सिंपल सा मैंने एक स्टेप किया है कि मैंने इसमें से d स्क्वायर बाहर निकाल दिया। d स्क्वायर बाहर निकालूंगा तो d स्क्वायर की जगह तो 1 आ जाएगा।
इसके अंदर कहीं डी स्क्वायर है नहीं तो इसके अपोन में चला जाएगा। ये बिल्कुल वही बात है यार, 4+3 में से अगर मैं 3 को कॉमन ले लूँ तो यही तो बचेगा 4/3+1। वही चीज़ मैंने यहाँ पर करी है, एक सिंपल सा स्टेप किया, इसको जल्दी से देखो। अगला स्टेप क्या होगा कि मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दूँ तो रूट आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये बन जाएगा बेटा S1P = D 1 + y - D/2 का स्क्वायर अपोन में D स्क्वायर, और इन सब की पावर कितनी आ जाएगी 1/2। जब मैं स्क्वायर इधर शिफ्ट करूंगा D स्क्वायर पे तो D आ जाएगा, बाहर आ जाएगा रूट के। 1 प्लस इस पर एज इट इज क्या लगा दिया मैंने 1/2। इतना स्टेप जल्दी से करो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर लगा रहा हूं बाइनोमियल एक्सपेंशन। यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन and ignoring higher terms. अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊं यहां पर तो S1P बेटा आ जाएगा आपका, देखो D एज इट इज बाहर, 1 एज इट इज, ये 1/2 जो पावर है सबसे पहले आगे आ जाएगी, 1/2 आगे, नीचे D स्क्वायर एज इट इज, ऊपर y - D/2 का स्क्वायर एज इट इज, और हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया। सिर्फ मैंने इतना करा है बेटा, जो ये 1/2 पावर थी बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के 1/2 पावर आगे मल्टीप्लाई में आ गई। यहाँ पर जो 1/2 पावर थी ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गई। एक बार D को जब अंदर मल्टीप्लाई कराता हूँ तो देखो क्या बनता है, ये बन जाएगा D प्लस 1/2D y - D/2 का स्क्वायर, कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, कुछ ऐसा बन जाएगा ये, अपॉन में 2D, मतलब इसको ऐसा लिख देना चाहिए ना मुझे, अपॉन में 2D। एक छोटा सा स्टेप लगाया मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1/2 बस आगे आ गया यहाँ पर, हायर टर्म्स को इग्नोर कर दिया। ये आ जाएगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। यही चीज सेम, सुनो, यही चीज सेम मुझे किस में करनी पड़ेगी, S2P के लिए। अब मैं देखो S2P के लिए भी ये करके दिखा देता हूं। S2P कैसे निकल सकता है, तो मुझे लगता है S2P के लिए देखो, ये S2 ये P, S2P एक और राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है। वो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, देखो ये वाला, देख पा रहे हो, है ना, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि S2PB। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं इन ट्रायंगल S2PB। S2P बेसिकली क्या होगा, S2 इंटू S2B का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा, PB इस बार, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस PB का स्क्वायर। जब मैं इस स्टेप को फॉरवर्ड करूं आगे, देखो S2B की वैल्यू क्या है बेटा, D का स्क्वायर, प्लस PB का वैल्यू क्या है, y + D/2 का होल स्क्वायर, और सामने की तरफ क्या है, वही S2P का स्क्वायर। इसको अगर मैं सोल्व करने लगूं तो वही मुझे यही स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जहां पर इस पहले y - D/2 था, वहां पर इस बार क्या चल रहा है, y + D/2। तो मैं सिंपली इसको सोल्व करके लिख रहा हूं ऑन सोल्विंग। सारा स्टेप वही चलेगा जैसे यहां पर सोल्व किया था, पहले D स्क्वायर को कॉमन लो, बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल लो। ये देखो, ये रिजल्ट को चेक करो, अगर S1P ये है आपका, तो S2P क्या होगा, S2P की वैल्यू आएगी बेटा D प्लस y + D/2 अपॉन में 2D और ये स्क्वायर। सिमिलरली लाइक दिस, ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली जैसे ये आपने ओपन किया था वैसे ये आएगा, और S2P को S1P से ज्यादा होना चाहिए, तो बिल्कुल है। देखो ये y + D/2 है, यहां पर क्या था, y - D/2। इतना करो जल्दी से।
S1P और S2P निकालने के बाद, अब ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो डेल्टा एक्स की वैल्यू थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन जो S1P निकाला, ये हमारी थर्ड इक्वेशन जो S2P निकाला। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ से फिलहाल रब कर रहा हूँ, यहाँ तक रब कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल आप इक्वेशन 2 और 3 को देखो, इक्वेशन 2 में आपने S1P निकाला, इक्वेशन 3 में आपने S2P निकाला, 2 और 3 को फर्स्ट में पुट कर दो। तो मैं यही लिख रहा हूँ, देखो, पुट 2 एंड 3 इन फर्स्ट। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट इक्वेशन में बेटा डेल्टा एक्स है, यानी कि पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस आपको क्या मिल रहा है यहां पर देखिए, जब आप सोल्व करोगे तो देखो S2P पहले है ना, तो S2P का मतलब हो गया D प्लस y प्लस D/2 का स्क्वायर अपॉन में 2D माइनस S1P माइनस D माइनस y माइनस D/2 का स्क्वायर अपॉन में 2D। कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर हम S2P माइनस S1P करें तो ये तैयार होके मिल रहा है, और साफ पता लग रहा है कि कैपिटल D से ये वाला कैपिटल D माइनस हो रहा है। दो इक्वेशन बची, इसमें से 1/2D बाहर निकाल लो, अंदर क्या होगा, 1 प्लस डी वाई प्लस D/2, तो ओपन कर दो, वाई स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय में 4 प्लस 2YD/2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाय में 4 माइनस माइनस प्लस 2YD/2। सिर्फ मैंने क्या किया, समझ लो स्टेप को, मैंने 1/2D पहले ही बाहर निकाल दिया और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर सोल्व कर दिया। ऐसा करने से y स्क्वायर से ये माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, d स्क्वायर बाय 4 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2YD। अच्छा, इसको सीधा लिख दूं मैं, ये हो जाएगा 4YD बाय में 2, और बाहर क्या है, इनटू में 1 बाय में कैपिटल 2D। तो मुझे लगता है कि 2 2 4 4 कैंसिल। तो जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है बेटा, देख डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास मैथमेटिकली इस सेटअप से YD बाय में कैपिटल D आ रही है, यानी कि मैथमेटिकली जो डेल्टा एक्स है वो क्या बेटा, YD बाय में D है। ठीक है, बढ़िया। इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 4। बस अब होगी आगे कहानी स्टार्ट, कि पहला ब्राइट स्पॉट कहां बनेगा, दूसरा कहां बनेगा, तीसरा कहां बनेगा, चौथा कहां बनेगा। देख अब सुन, इस बात को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। मैंने ना एक चीज पहले सीख ली थी, या मैंने पहले ड्राइव कर लिया था, फॉर ब्राइट स्पॉट, याद दिलाता हूं तेरे को थोड़ा सा। फॉर ब्राइट स्पॉट डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या प्रूफ करी थी हमने, कि वो n टाइम्स लैम्डा होनी चाहिए, पाथ डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए ब्राइट स्पॉट के लिए, क्योंकि मैंने यहां पर फेज डिफरेंस को शायद 2n पाई पुट किया था, है ना, ये कंडीशन थी। और मैथमेटिकली डेल्टा एक्स क्या आ रहा है मेरे पास, मैथमेटिकली डेल्टा एक्स मेरे पास क्या आ रहा है, YD बाय में कैपिटल D। तो अगर मुझे ब्राइट स्पॉट चाहिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं फॉर मैक्सिमा या मैक्सिमम इंटेंसिटी, YD बाय कैपिटल D को किसके बराबर आना चाहिए, L लैम्डा के बराबर। अच्छा ठीक है, सेम वे में जैसे कि हमने ब्राइट स्पॉट लिखा, फॉर डार्क स्पॉट, या मैं बोलूं फॉर मिनिमा, हमने क्या डिफाइन किया था कि जो डेल्टा एक्स है वो कुछ ऐसे था, n+1/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा, ये आना चाहिए। और इसके लिए फेज डिफरेंस क्या था, 2n+1 पाई। अब ब्राइट डार्क स्पॉट के लिए डेल्टा एक्स ये आना चाहिए, लेकिन मैंने डेल्टा एक्स ये डिफाइन करा। तो इसी को अगर मैं कंपेयर कर दूं, YD बाय कैपिटल D इक्वल्स टू n+1/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा, तो इससे मैं क्या निकाल पाऊंगा, देखो y क्या थी, y की वैल्यू क्या थी, रिस्पेक्टिव लोकेशंस थी ना। देखो मैंने बोला कि जो P पॉइंट है वो सेंटर से कितनी दूरी पर है, y दूरी पर है। अब देख यहाँ पर मैं क्या, असल में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से ब्राइट स्पॉट्स के लिए,
एन लेमडा कैपिटल डी बाय में स्मॉल डी। अच्छा ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे फर्स्ट ब्राइट स्पॉट मिले, मैं चाहता हूं कि मुझे फर्स्ट ब्राइट स्पॉट मिले या फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिले, तो उसके लिए एन को क्या पुट कर दूं 1। तो पहले ब्राइट स्पॉट की दूरी क्या होगी, y1 इज इक्वल टू लेमडा डी बाय डी। यानी कि यहां से सेंटर से जो पहला ब्राइट स्पॉट है, अगर वो देखो पहला ब्राइट स्पॉट तो ये होगा ना, ऐसे देखा जाए तो n इज इक्वल टू 0, क्योंकि खुद ही ब्राइट स्पॉट है, ठीक है। तो इसके बाद वाला पहला ब्राइट स्पॉट कहां पर मिलेगा, लेमडा डी बाय डी दूरी पर। दूसरा ब्राइट स्पॉट कहां पर मिलेगा, 2 लेमडा डी बाय डी पर। तीसरा ब्राइट स्पॉट कहां पर मिलेगा, 3 लेमडा डी बाय डी दूरी पर। मतलब y1 y2 y3 y4 फॉर ब्राइट स्पॉट्स y1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेमडा डी बाय डी। मतलब यहां से पहले अगर कितना दूर जाऊं कि मुझे पहला ब्राइट स्पॉट मिल जाए तो इतना, यहां से कितना दूर जाऊं कि मुझे दूसरा ब्राइट स्पॉट मिल जाए तो वो क्या होगा, 2 लेमडा डी बाय डी। यहां से कितना दूरी पर जाऊं कि तीसरा ब्राइट स्पॉट मिल जाए तो वो क्या होगा, 3 लेमडा डी बाय डी। कितना दूरी पर जाऊं कि चौथा मिल जाए, 4 लेमडा डी बाय डी। ठीक है, बराबर, बढ़िया। तो इस तरह से मैं एन की वैल्यू को पुट करता रहूंगा तो मुझे पता लगता रहेगा कि तीसरा ब्राइट स्पॉट कहां पर है, 15वां ब्राइट स्पॉट कहां पर है, 20वां ब्राइट स्पॉट कहां पर है। तो सेम वे में यहां पर मैं लिख देता हूं 2 लेमडा डी बाय डी, 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 लेमडा डी बाय डी। ओके, अब यही चीज हम डार्क के लिए समझते हैं कि पहला डार्क स्पॉट कहां पर होगा। y की वैल्यू क्या आएगी, यहां से देखें, y की वैल्यू आएगी बेटा n+1/2 लेमडा डी बाय डी। ओके, चलो इसको मैं रब कर रहा हूं 2 मिनट के लिए। पहला डार्क स्पॉट कितनी दूरी पर होगा, अगर मैं n को क्या पुट कर दूं 1, अगर n को 1 पुट कर दूंगा तो 3/2 आ जाएगा। तो पहले ब्राइट स्पॉट, पहले डार्क स्पॉट की दूरी क्या होगी, 3/2 लेमडा डी बाय डी। n इज इक्वल टू 2 पुट कर दूंगा तो सेकंड मिनिमा आ जाएगा। सेकंड डार्क स्पॉट कहां पर होगा, 5/2 लेमडा डी बाय डी। अच्छा, तीसरा डार्क स्पॉट कहां पर होगा, y को 7/2 लेमडा डी बाय डी। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है मेरे को कि कुछ ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे कि ये स्क्रीन है, ये सेंटर है, यहां पर क्या होगा, एक डार्क स्पॉट होगा, फिर यहां पर क्या होगा, एक ब्राइट, फिर यहां पर क्या होगा, एक डार्क। अच्छा, सेंटर पे तो ब्राइट है ना, तो सेंट्रल ब्राइट ये रहा, सेंट्रल है ना, ये क्या होगा, एक डार्क स्पॉट, फिर क्या होगा, दोबारा से एक ब्राइट, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, एक ब्राइट, फिर यहाँ पर क्या होगा, डार्क। ठीक है, तो मैं अगर इसको सेंट्रल बोल रहा हूँ तो ये क्या है, कितनी दूरी होगी ये वाली, ये होगी लेमडा डी बाय डी दूरी। ये दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी, कौन सी, नहीं देखो ना, 0 फर्स्ट जो डार्क स्पॉट है, मतलब फर्स्ट डार्क स्पॉट कितना दूरी पर होगा, वो होगा 3/2 लेमडा डी बाय डी दूरी पर। और फर्स्ट ब्राइट कहां पर होगा, हाँ, n इज इक्वल टू, अरे हाँ, फर्स्ट डार्क स्पॉट n, क्योंकि देख ना, अगर लॉजिकली हम चले यहाँ पर देख, डार्क स्पॉट ब्राइट स्पॉट से तो पहले ही है, क्योंकि सेंट्रल तो ब्राइट है। अगर दोनों को 0 से काउंट करें तो y इज इक्वल टू 0 पर क्या है, फर्स्ट ब्राइट, n इज इक्वल टू 0 पर फर्स्ट ब्राइट, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी, उस पर 0 आएगी, क्योंकि मैं फर्स्ट ब्राइट से बात कर रहा हूं। यहां पर अगर n की वैल्यू 0 पुट करूं तो फर्स्ट डार्क आ जाएगा। और लॉजिकली अगर हम समझे भी तो डार्क स्पॉट ब्राइट से पहले है, सेंटर के बाद, तो ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट डार्क स्पॉट की 1/2 लेमडा डी बाय डी। ठीक है, और फर्स्ट ब्राइट स्पॉट कहां पर है, y इज इक्वल टू 0 पर। सेकंड डार्क स्पॉट कहां पर है, 3/2 लेमडा डी बाय डी पर। सेकंड ब्राइट स्पॉट कहां पर होगा, 2 लेमडा, हाँ, लेमडा डी बाय डी पर। ठीक है, ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो ये लॉजिक से हमने काम करना है। अब ना मुझे ये चेक करना है,
फ्रिंज विड्थ यानी कि बीटा क्या होगा? हमने पढ़ा था कि बीटा का मतलब है कि दो सक्सेसिव ब्राइट स्पॉट्स का डिस्टेंस या दो सक्सेसिव डार्क स्पॉट्स का डिस्टेंस। तो अगर मैं बीटा निकालना चाहता हूं तो मैं ये कर दूं y2 माइनस y1। ब्राइट स्पॉट के लिए करके देखते हैं कि क्या वैल्यू मिलती है। पहले n को अगर मैं 2 पुट करूं, n को 2 पुट करना जरा तो क्या आएगा? 2 लैम्डा डी बाई डी। n को 1 पुट करूंगा तो माइनस लैम्डा डी बाई डी। तो क्या आंसर आएगा? लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, तो बीटा का मतलब ये हो गया लैम्डा डी बाई डी। अच्छा, अब यही चीज मैं एक बार डार्क स्पॉट के लिए चेक करूं। डार्क स्पॉट के लिए y2 माइनस y1 करें। अगर n को 2 पुट कर दूं यहां पर डार्क, तो 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा? 5/2 लैम्डा डी बाई 1 पुट करूंगा तो 3/2 लैम्डा डी बाई, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो लैम्डा डी बाई डी आ रहा है। इससे क्या पता लगा कि जितने भी ब्राइट स्पॉट है और जितने भी डार्क स्पॉट है सभी इक्वल साइज के हैं। मैंने ब्राइट स्पॉट्स को माइनस करके देखा तब भी ये एक्सप्रेशन मिला, मैंने डार्क स्पॉट्स को माइनस करके देखा तब भी एक्सप्रेशन मिला। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन कि आपको बीटा निकालना था, और मैंने रिस्पेक्टिव लोकेशंस भी निकाल दी। n इज इक्वल टू 0 से, इसको 0 से चला लो आप। फर्स्ट ब्राइट को मैं बोलूंगा n इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड ब्राइट को मैं बोलूंगा n इज इक्वल टू 1, और थर्ड ब्राइट को बोलूंगा मैं n इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगर आप सेंटर से लेकर चल रहे हो तो ठीक है, वहां पर मेंशन कर देना कि यू आर कंसीडरिंग सेंट्रल फ्रिंज एज फर्स्ट ब्राइट। तो ये टोटल एक्सप्रेशन है, मतलब हमने क्या ये चीज निकाल दी कि हाँ कितनी दूरी पर कौन सी फ्रिंज बनेगी। इसको लिखो, फिर मैं थोड़ी सी और बातें बताता हूँ इसके अंदर। सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है, व्हाट हैपन इफ होल YDSC सेटअप इज इमर्स्ड इन वाटर। अगर पानी में इस सेटअप को हम डाल दें और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें तब क्या देखने को मिलेगा। अगर मैं मीडियम चेंज कर दूंगा तो डेफिनेटली एक बार एक्सप्रेशन को देखो, बीटा जो है लैम्डा डी बाई डी है। पानी में डालने का मतलब क्या होगा कि जो लैम्डा है वो म्यू टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, वेवलेंथ डिक्रीजेस व्हेन यू चेंज द मीडियम। इफ लैम्डा बिकम्स लैम्डा बाय म्यू देन बीटा बिकम्स लैम्डा डी बाय डी म्यू। मैं बोलूंगा कि भाई जो बीटा है वो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, मतलब छोटी छोटी फ्रिंजेस आपको दिखेगी। कितने टाइम से डिक्रीज हो जाएगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? वेवलेंथ के साथ। वेवलेंथ कम होगी तो बीटा भी कम होगा। देन क्वेश्चन अराइजेस, वन मोर क्वेश्चन अराइजेस कि हमने कोहेरेंट सोर्सेज यूज करे, एक बार यूज करे दोनों ब्लू कलर लाइट के, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक यूज करने होता है, एक बार यूज करे रेड कलर लाइट के। किस केस में बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी? अगेन यहां पर भी वही डायरेक्ट कनेक्शन समझ आता है। बीटा डिपेंड करता है लैम्डा पर डायरेक्टली, वेवलेंथ पर डायरेक्टली, और मुझे पता है कि रेड कलर की वेवलेंथ ब्लू से ज्यादा होती है, तो बीटा चेंज कर जाएगा अगर आप कलर चेंज कर दोगे। रेड कलर के लिए बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, ब्लू कलर के लिए कम होगी, और रिस्पेक्टिव बाकी कलर की वेवलेंथ आप देख सकते हो। तीसरा एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि अगर मैं दो स्लिट्स को बहुत ज्यादा पास ले जाऊं कि डी की वैल्यू 0 हो जाए, जो हमने स्मॉल डी लिया था ना, सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, मैं अगर बहुत ज्यादा पास ले आऊं तो क्या होगा भाई? अगर तू दो कोहेरेंट सोर्सेज को बहुत क्लोज ले आएगा सच दैट डी नियरली इक्वल टू 0, तो बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी कि जो फ्रिंज विड्थ था वो इनफाइनाइट लॉन्ग हो जाएगी। एक तरह से मैं बोलूंगा तेरे को इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर वो नियरली एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा और जो सामने को ब्राइट कर देगा, बस दो सोर्सेज की तरह काम नहीं करेगा वो। फिर क्वेश्चन ये आता है कि चल ठीक है, दो सोर्सेज को पास नहीं लेके आते, बहुत दूर कर देते हैं, इनफाइनाइट सेपरेशन दे देते हैं। अगर तू दो सोर्सेज को इनफाइनाइट सेपरेशन दे देगा तो यानी कि तू कहना चाह रहा है डी की वैल्यू इन्फिनिटी। डी की वैल्यू इन्फिनिटी का मतलब बीटा क्या हो जाएगा? 0। अगेन दोनों सिचुएशन में कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा। ये चार बातें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी एक दो बातें और है, वो भी लिखवा देता हूं आपको, इसको नोट डाउन कर लो पहले। ओके, वन मोर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस कंसेप्ट। क्वेश्चन इज कि स्क्रीन साइज को अगर मैं छेड़छाड़ करूं, जैसे कि सोर्सेज मैंने फिट कर दी यहां पर ये स्लिट्स, लेकिन जो ये कैपिटल डी है यानी कि स्क्रीन को आगे पीछे लेकर जाऊं तब क्या फर्क पड़ेगा? तो ये भी आसान है बिल्कुल यार। हमने देखा है ना कि बीटा जो है वो लैम्डा कैपिटल डी बाय में डी है। अगर आप स्क्रीन को पास लेकर आओगे डेट मीन्स यू विल डिक्रीज द कैपिटल डी, जिससे बीटा भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर देगा, है ना। इफ slits and screen are present very close to each other then beta will be small. If slit and screen are present far from each other then beta will be large. अगर इस कैपिटल डी को 0 कर दोगे तो बीटा 0 हो जाएगा, कैपिटल डी को इनफाइनाइट कर दोगे तो बीटा भी इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना।
तो आपको एक कंपेरेबल डिस्टेंस पर रखना, ज्यादा दूर भी नहीं रखना, ज्यादा पास रखना, क्योंकि डी से छेड़छाड़ करने का मतलब बीटा से छेड़छाड़ करना है। एंड वन लेजेंडरी क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो क्वेश्चन लिख लो जरा। व्हाट विल हैपन टू इंटरफेरेंस पैटर्न if monochromatic coherent source is replaced by white light source? So question is what will happen to this interference pattern अगर मैं मोनोक्रोमेटिक की जगह एक व्हाइट लाइट सोर्स यूज करूं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाइट लाइट का मतलब क्या है। व्हाइट लाइट का मतलब है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स विद योर एंड इट विल कंटेन 7 डिफरेंट वेवलेंथ, नॉट सिंगल वेवलेंथ, इट विल कंटेन 7 डिफरेंट वेवलेंथ। तो क्या होगा लिखो जरा, ये समझने वाला क्वेश्चन भी है, लिखवा देता हूं। On using white light, we will observe colorful pattern. We will observe colorful pattern with a central bright spot. With a central bright spot. And fringes near bright spot will be of blue color. And fringes near bright spot will be of blue color. Fringes near bright spot will be of blue color. Because wavelength for blue color is very small. The farther fringes will be of red color due to its maximum wavelength. The farthest fringes will be of red color due to its farther fringes will be of red color due to its maximum wavelength. कहने का मतलब है कि यार कुछ ऐसा हो देखने को मिलेगा आपको, सेंट्रल में तो ब्राइट स्पॉट ही मिलेगा, इसके आसपास की फ्रिंजेस क्या होगी, या तो ब्लू कलर की या वायलेट कलर की, और जो दूर वाली फ्रिंजेस होगी वो कैसी होगी, रेड कलर की, और उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। मतलब एक कलरफुल पैटर्न देखने को मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट, फिर आसपास ब्लू, फिर उसके बाद ग्रीन वगैरह, और उसके बाद येलो वगैरह, और देन आखिरी में रेड, और फिर कुछ भी नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि रेड कलर कैन ट्रेवल मैक्सिमम डिस्टेंस, तो वो दूर तक आपको नजर आएगी, और सामने की तरफ क्या नजर आएगी, सिर्फ ब्लू कलर फ्रिंजेस। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, कंडीशन बना दो, इफ वन स्लिट इज क्लोज्ड, अगर एक स्लिट को क्लोज कर दे तो क्या होगा। जितनी भी मैंने की पॉइंट्स की सीरीज लिखवाई है, इस पे 110% क्वेश्चन निकलना, एक कंसेप्चुअल। इफ वन स्लिट इज क्लोज्ड, आंसर होगा देयर विल बी नो इंटरफेरेंस पैटर्न, 2 waves आर नेसेसरी फॉर सुपरइम्पोजिशन। इफ वन स्लिट इज क्लोज, कंडीशन इज दिस, इफ वन स्लिट इज क्लोज, अगर एक स्लिट को हम क्लोज कर दे तो क्या होगा, नो इंटरफेरेंस विल बी ऑब्जर्व। क्योंकि इंटरफेरेंस होता कैसे, सुपरपोजिशन से। सुपरपोजिशन के लिए भाई 2 लोग चाहिए, 2 लोग नहीं 2 वेव्स चाहिए। 2 waves are necessary for superposition. So if you close one slit, there will be no interference pattern. Superposition. ये बात क्लियर हुई सबको? क्लियर हुई बेटा देव? ओके, नेक्स्ट कंडीशन बनाए, एक और कंडीशन भी हमारे पास।
इफ टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर यूज्ड, अगर मैं कोरेंट सोर्स यूज ना करके कोई दो इंडिपेंडेंट सोर्स यूज करूं, अलग अलग सोर्स यूज करूं, इफ टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर यूज्ड, लिखो इसमें जरा, तब क्या होगा? अनस्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी सीन, unstable interference pattern will be seen with changing position of fringes continuously, with changing position of fringes continuously. इसका रीजन भी बता देता हूं, जब आप दो इंडिपेंडेंट सोर्स यूज करोगे आप फेज डिफरेंस तो कांस्टेंट नहीं रख पाओगे, फेज डिफरेंस कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा, पाथ डिफरेंस कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा, इसलिए फ्रिंजेस की पोजीशन बदलती रहेगी बार बार, स्टेबल नहीं मिलेगा, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, रुका हुआ इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा? एक अनस्टेबल सा इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, कभी ब्राइट कभी डार्क, कभी ब्राइट कभी डार्क, मतलब फर्स्ट मिनिमा कहीं पर भी मिल सकता है आपको, चेंजिंग होता हुआ, ठीक है, ऐसा मिलेगा आपको। नाउ एक और इसमें पॉइंट बनाओ, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर विड्थ, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर यहां पर एक ब्राइट स्पॉट मिल रहा है आपको, है ना, तो ये थीटा की वैल्यू क्या है? सेंट्रल ब्राइट ये रहा। अब मुझे पता है सेंट्रल ब्राइट का मतलब ये टोटल क्या है बेटा? बीटा वैल्यू। फ्रिंज विड्थ क्या है? बीटा है। ये कितना है? डी। तो थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस कर दो, थीटा विल बी व्हाट? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यानी कि लैम्डा डी बाय डी अपॉन में बेस यानी कि कैपिटल डी। तो इस थीटा की वैल्यू एंगुलर विड्थ क्या आएगी आपके पास? फर्स्ट एंगुलर विड्थ थीटा विल बी ओनली लैम्डा बाय में डी। एंगुलर विड्थ मतलब 0 डिग्री से कितना ऊपर जाऊं कि मुझे फर्स्ट ब्राइट मिल जाए। देखो ये रहा, दिस इज एंगुलर विड्थ, स्मॉल लैम्डा बाय डी, ठीक है। जब मैंने +2 की थी तो इस पर क्वेश्चन आया था, मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूं। मेरे क्वेश्चन पेपर में ही था क्वेश्चन ये वाला, पर मुझे उस वक्त पता था ये बात, तो मेरा क्वेश्चन ठीक था। क्वेश्चन ये था, बोलूं क्वेश्चन? ओके ओके ओके, क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आई एम टेकिंग योर 10 मिनट्स एक्स्ट्रा, बट दिस इज वर्थी, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनना ही बनना है। इंटरफेरेंस हम आज की डेट में ख़त्म करना चाहेंगे, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन ये है, देखो मेरे टाइम में ये क्वेश्चन आया था कि इफ वी चेंज सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, अगर मैं स्लिट्स और स्क्रीन की सेपरेशन को चेंज कर दूं तो क्या चीज चेंज होगी? फ्रिंज विड्थ चेंज होगी या एंगुलर विड्थ चेंज होगी? एंगुलर विड्थ तो सेम रहेगी, क्योंकि कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करते। देख, फ्रिंज विड्थ क्या होती है? बीटा, यानी कि लैम्डा डी बाय डी। एंगुलर विड्थ क्या है? थीटा, यानी कि सिर्फ लैम्डा बाय डी। बीटा डिपेंड्स ऑन कैपिटल डी एंड थीटा डज नॉट डिपेंड ऑन कैपिटल डी। तो ये चेंज होगी और ये चेंज नहीं होगी अगर मैं स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज करता हूं। ये क्वेश्चन आया था मेरे टाइम में, इसको लिख लो जरा, इंपॉर्टेंट भी है ये। यहीं पे वाइंड अप करते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। ये खत्म इंटरफेरेंस का आखिरी लेक्चर था। अब एक टॉपिक बचा इस चैप्टर में, दैट इज डाइफ्रैक्शन। जैसे इंटरफेरेंस आपको डीपली समझाया, वैसे डाइफ्रैक्शन पे मैं कम से कम 2 दिन लूंगा, ठीक है। इंटरफेरेंस में तो पूरी थ्योरी थी, पहले सुपरपोजिशन बताया, इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन समझाया, मैक्सिमा मिनिमा समझाया, बीटा निकाला, तो 3-4 पेजेस में आपको एक काम आया होगा। लेकिन डाइफ्रैक्शन आपका सिर्फ 1-1.5 पेज में खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे फिर वो एक लेक्चर और 3 लेक्चर्स में खत्म कर देंगे ये चैप्टर को, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।